नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने अनुच्छेद 20 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और देहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, आज हम उसका चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 21 कहता क्या है। आर्टिकल 21 कहता क्या है? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में इतनी बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसके बारे में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। एक होती है यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि प्रक्रिया। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि विधि में जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है बस हूबहू उसका पालन कर लिया जाए। कार्यपालिका उस विधि को उस प्रकार लागू करे जिस प्रकार विधायिका ने उसको बनाया है, और ये विधि सही है या गलत है इसके लिए न्यायपालिका इसकी रिव्यू नहीं कर सकती, अर्थात न्यायपालिका इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकती। यानी कि ब्रिटेन में वहां की संसद जो कानून बना देती है उस कानून पर टिप्पणी करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका को नहीं है। न्यायपालिका वहां विधि द्वारा विधायिका द्वारा जो विधि बना दी जाती है उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती, संशोधन नहीं करा सकती, उसको रद्द नहीं कर सकती, चाहे वह मौलिक अधिकार का ही उल्लंघन क्यों ना कर रही हो। इसलिए ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कहा जाता है। इसलिए ब्रिटेन में वहाँ के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं, विधायिका के विरुद्ध नहीं। अर्थात विधायिका ने जिस विधि को बना दिया उस विधि का सही प्रक्रिया के माध्यम से कार्यपालिका ने एग्जीक्यूट किया या नहीं, बस उसकी जांच की जा सकती है और उसकी जांच वहाँ की न्यायपालिका भी कर सकती है। लेकिन विधायिका ने विधि सही बनाई है या नहीं, क्या वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या नहीं, या और किसी प्रकार से गलत है, इसकी जांच करने का अधिकार वहाँ की ना तो न्यायपालिका को है और कार्यपालिका उस पर दिमाग नहीं लगाती, वो उसको एग्जीक्यूट कर देती है। इसलिए वहाँ पर पूर्णतः एब्सोल्युटली संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
इसलिए ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है कि वह मरे हुए में बस जान नहीं फूंक सकती है, बाकी सारा काम कर सकती है। ठीक है। वहीं अगर हम अमेरिका का कॉन्सेप्ट की बात करें तो अमेरिका के कॉन्सेप्ट में विधायिका ने यदि कोई विधि बनाई है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, क्या वो सही है, इसकी जांच करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका को है। अर्थात न्यायपालिका वहां ये देख सकती है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है क्या वह उचित है, वह अनुचित तो नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा, आदि आदि। और यदि कर रहा होता है तो उसको रद्द किया जा सकता है, उसमें संशोधन कराया जा सकता है या उसको आच्छादित किया जा सकता है। यानी कि वहां के जो नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो विधायिका के भी खिलाफ प्राप्त हुए हैं और कार्यपालिका के खिलाफ प्राप्त हुए हैं। कार्यपालिका सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको लागू करने के नियम बनाती है और लागू किस प्रकार किया जाए उस प्रक्रिया के तहत काम करती है। और विधायिका विधि का निर्माण करती है कि यह विधि होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर विधायिका गलत विधि बनाएगी तो न्यायपालिका उस पर आरोप लगा देगी, टिप्पणी कर देगी, संशोधन करा देगी, रद्द करवा देगी, आच्छादित कर देगी। यानी कि न्यायपालिका को अधिकार है कि विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का पुनर्विलोकन कर सके। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में वहाँ पर जो विधायिका ने कानून बना दे गया वो बहू उसका वैसे ही पालन करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी किसी प्रकार का बना हुआ हो। अब भारत के केस में आ जाते हैं। भारत के अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटेन की प्रक्रिया से या ब्रिटेन के जो कानून था उससे ओतप्रोत थे। लेकिन 1978 में 1978 में एक केस हुआ और हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस। इस केस के बाद, इस मामले के बाद कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यथोचित विधि प्रक्रिया पढ़ा जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यथोचित विधि प्रक्रिया पढ़ा जाए। अर्थात अमेरिका वाले कॉन्सेप्ट से ओतप्रोत हो गया। अब सिर्फ ये ना देखें कि विधि बनी है उसका पालन करना, बल्कि ये भी देखें कि जो विधि बनी है क्या वो सही बनी है या वो सही नहीं बनी है। अमेरिका के केस में मैंने बता दिया वहाँ के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के खिलाफ प्राप्त होते हैं। और वही स्थिति भारत के केस में, भारत में भी नागरिकों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों के खिलाफ, दोनों के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होती है। भले ही भारत के अनुच्छेद 21 में यथोचित विधि प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का उल्लेख किया गया हो, लेकिन इसको मेनका गांधी की केस के बाद 1978 के बाद इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यथोचित विधि प्रक्रिया पढ़ा जाने लगा है। ठीक है। तो ये बात रही हमारी इस केस की। लेकिन भारत के संविधान में सिर्फ इतनी बात लिखी है जो मैंने यहाँ तक लिखवाई है आपके लिए। इसके अलावा और किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे केसेस के मामले में अनौपचारिक रूप से आपके कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में कई सारे मुद्दों को शामिल किया गया है कि ये सारे मुद्दे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। अब जरा हम उन सारे मुद्दों की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने 1978 का एक मेनका गांधी का केस पढ़ लिया। एक एक करके मैं सारे केस को लिखूंगा। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दो निर्णय दिए। एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यथोचित विधि प्रक्रिया माना जाएगा और व्यक्ति का विदेश जाने के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना जाएगा। अर्थात व्यक्ति को अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। न केवल जीने का अधिकार है बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे व्यक्ति को मान लीजिए आपने भोजन दिया लेकिन भोजन फेंक कर दिया, है ना, थाली खिसका कर फेंकी, दूर से दिया, तो भले ही उसे जीवन जीने के लिए भोजन की प्राप्ति हो गई, लेकिन वह जो भोजन प्राप्त हुआ वह गरिमापूर्ण तरीके से नहीं था। उसको इंसल्ट करते हुए आपने उसको भोजन दिया,
तो ये उसका जीवन जो है वो गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीना नहीं हुआ, या आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कार्य करते समय कि व्यक्ति को जीवन बस जी रहा है, उसको जीने का उद्देश्य नहीं प्राप्त होता, उसको गरिमापूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो एक बात रखिएगा, ना केवल जीवन जीने का अधिकार है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, देखिए ये जीवन से कहीं ना कहीं सीधे कनेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तभी वो जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है, लेकिन मेनका गांधी वाले केस में कहा था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी लेता है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को भी प्राण और देही की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया, इसलिए 21 का जोड़ा गया, वो अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को। दूसरा केस लिखिएगा या दूसरी बात लिखिएगा, बेगम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978। इसी साल 1978 में बेगम हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ। इस केस में कहा था कि केस की जल्दी सुनवाई करना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपका केस है, यानी कि त्वरित न्याय प्राप्त करना भी आपका अधिकार है, न केवल न्याय प्राप्त करना बल्कि त्वरित न्याय प्राप्त करना भी आपका अधिकार है। तो 1978 के बेगम हुसैन आरा खातून के केस के मामले में भी यही बात कही गई थी। ठीक है, अब लिखिएगा 1997 का मामला, और यह है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। देखिए, आपको ध्यान होगा राजस्थान राज्य में केस हुआ था भंवरी देवी का। भंवरी देवी एक वहाँ पर कार्य करने वाली एक महिला थी, जो आंगनवाड़ी महिला होती है। तो उसने एक बाल विवाह को रोका, जिसकी वजह से उस पर क्या हुआ, जुल्म हुए उसके ऊपर, उसके साथ बदतमीजी हुई, और बाद में एक केस पहुंचा। तो विशाखा नाम की एक जो संस्था थी, एनजीओ था, उसने उसका केस लड़ा। इसके बाद, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से रक्षा करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइन जारी की। आप लोग थानों में जाओगे तो विशाखा गाइडलाइन करके वहाँ पर लिखा होता है। तो ये विशाखा गाइडलाइन वही है जो विशाखा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन फ्रेम की गई थी। बहुत सारी बातें हैं, इसको हम लोग बाद में ही पढ़ते हैं कि विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को या महिला को कार्यस्थल पर यौन शोषण से मुक्ति देना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना जाता है। एक पुस्तक हुई थी एक गांगुली साहब की, और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, पुस्तक थी लैंडमार्क जजमेंट दैट विच चेंज द इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट विच चेंज द इंडिया। उसमें उन्होंने इस मसले को, विशाखा वाले केस को भी शामिल किया गया है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण ये निर्णय हैं जिन्होंने भारत की स्थिति को परिवर्तित किया, उसको बदला। ठीक है, अब लिखिएगा PUCL बनाम भारत संघ, PUCL बनाम भारत संघ 2004 का मसला है, और इस मसले में यह निर्णय लिया गया कि फ़ोन टैपिंग करना निजता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। फ़ोन को टैप कर लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आप लोगों ने कभी कभी सोचा होगा कि कई बार सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और उसमें वहाँ पर एक लगा होता है दीवार पर कि आप कैमरे की नज़र में हैं। तो कई बार सोचा होगा कि इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये लिख दिया तो आदमी सतर्क हो जाएगा कि कैमरे हैं, बल्कि चुपचाप आपको सुपरविज़न रखना चाहिए। नहीं, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको बताना होगा उसके लिए कि हम आपका फ़ोटो खींच रहे हैं या हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, उसको बताना होगा। और अगर आपने बिना बताए उसकी वीडियो बना ली या उसका फ़ोटो खींच लिया तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा अनुच्छेद 21 के तहत। इसलिए वो लिखना ज़रूरी है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसके वीडियो या उसका फ़ोटो खींचना असंवैधानिक है अनुच्छेद 21 के तहत। तो इस केस में PUCL वर्सेस भारत संघ 2004 के केस में फ़ोन टैपिंग और निजता का अधिकार, दो फैसले हुए थे इसमें, निजता का अधिकार और फ़ोन टैपिंग, निजता का अधिकार।
ठीक है, PUCL वर्सेस भारत संघ के मामले में ये वाली बात कही गई। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने एक MN वेंकटचलैया साहब की, जो कि उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे थे, MN वेंकटचलैया, इनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। और संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में स्पष्टता रूप से शामिल कर लेना चाहिए। अभी तो हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं कि उसके अंतर्गत है, अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा औपचारिक रूप से इसको शामिल कर देना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा रामदेव ने दिल्ली में एक काले धन को वापसी को लेकर आंदोलन किया था और रात में वहाँ पर पुलिस कार्यवाही की गई सरकार के द्वारा। तो ये मामला कोर्ट पहुंचा और रामलीला मैदान रेफरेंस 2011 करके ये केस बना और उसमें कहा गया कि व्यक्ति को गहरी नींद लेना भी अनुच्छेद 21 के तहत उसको अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो व्यक्ति अब आपको अगर आपकी माता जी या कोई सुबह उठा दे तो आप उनको अनुच्छेद 21 दिखा दीजिएगा कि गहरी नींद लेना भी मेरा अधिकार है। ये मजाक की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला है। KS पुट्टास्वामी लिख लेते हैं इसको भी। ये सारे केस आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ, और मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा, बाद में इसमें अपने हिसाब से इसका वर्णन कर लीजिएगा। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मसला है। KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 का ये मसला है। KS पुट्टास्वामी क्या है, कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और ये अपनी पेंशन को लेने गए। जब ये पेंशन लेने गए तो जो बैंक का कर्मचारी था उन्होंने कहा भैया आधार कार्ड लिंक नहीं है आपका। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या मेरी पेंशन नहीं मिलेगी? तो उन्होंने कहा सॉरी सर। इस बात को लेकर KS पुट्टास्वामी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में कहा गया कि सभी तरह की शर्तों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। और इन्होंने कहा कि आधार कार्ड में व्यक्ति की निजी जानकारी पर दी जाती है जिससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसी के साथ फिर से कहा गया कि निजता यानी कि एकांकीपन या प्राइवेट व्यक्ति रहना उसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। एक केस और हुआ था MC मेहता का केस। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में स्वच्छ पर्यावरण भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। देखिए, जीने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको जीने के लिए स्वच्छ वायु चाहिए तो स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, वो भी आपके जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कई बार आप लोगों ने केस सुना होगा कि मान लीजिए किसी पुरुष का विवाह हुआ, उसके बाद तुरंत वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है मुझे माँ बनने का अधिकार है, तो ये भी उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जब व्यक्ति कहता है कि मुझको इस चीज़ की भी आवश्यकता है, चाहे भले ही वो प्रतिबंधित किया गया हो, तो उसके अंतर्गत में आता है। और कोर्ट का भी डिसीजन है कि जेल के अंदर जाने के बाद भी आर्टिकल 21 पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 21 का वहाँ पर पालन किया जाता है। तभी तो भोजन दिया जाता है, सोने के लिए समय दिया जाता है, चादर दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, 21 के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। तो MC मेहता के केस में स्वच्छ पर्यावरण भी इसके अंतर्गत आता है। आपको ध्यान होगा एक केस आया था कि डेनमार्क का केस था या किस देश का, कि वहाँ पर एक महिला ने, उसका छोटा बच्चा था और वो बच्चा कुछ समय बाद उसका एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसने कोर्ट में केस किया कि मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरे घर के बाहर ट्रैफिक सिग्नल है, तो सिग्नल पे गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और वो वहाँ पर अपना धुआं वगैरह छोड़ती हैं, जिससे कि उस वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। और यही नाइट्रस ऑक्साइड मेरे बच्चे की जीवन को ख़त्म करने के लिए था।
जांच की गई, देखा गया वाकई में वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये आदेश निकाला गया और पर्यावरण के लिए उसके लिए दोषी ठहराया गया। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो मुआवजा वगैरह बना वो उसको प्रदान किया गया। तो स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अब आप एक चीज़ बताइए कि हम लोगों ने अनुच्छेद 19 के तहत देखा, बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है तो संघ ना बनाने का भी अधिकार है, संघ में शामिल होने का अधिकार है तो संघ में शामिल ना होने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है तो सभा ना करने का भी अधिकार है, विचरण करने का अधिकार है तो विचरण ना करने का भी अधिकार है। कोई आपसे कहे चलो नहीं जा रहे, हमारी इच्छा, तो क्या जीवन के जीने का अधिकार है, तो क्या मरने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है? क्या आदमी मरेगा, मरने का भी उसे अधिकार है? तो अरुणा सांगवान का केस हुआ था 2011 में, उसमें कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को मरने का अधिकार, जीवन के जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आप कभी भी सुसाइड कीजिएगा और धोखे से अगर बच गए तो बचने के बाद पुलिस आप पर कई प्रकार के केस ठोकेगी, है ना। सोले की तरह आपको वहाँ पर चढ़ गए टंकी पर और कहा कि मेरी मांगे पूरी करो और मैं नहीं तो मैं कूद जाऊँगा। पुलिस पहले तो पुकार के बुलाएगी, बेटा आजा नीचे, और जैसे ही आएंगे तो पुलिस उस पर बहुत सारे केस ठोकेगी। ठीक है, तो प्राण और देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत मरने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अरुणा सांगवान के केस में 2011 में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। हालांकि असाध्य रोग होने पर एक मेडिकल की टीम बनाई जाए, 4 सदस्य मेडिकल की टीम बनाई जाएगी और वो ये देखेगी कि इसका रोग सही हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, तब उसको एक मर्सी किलिंग के अंतर्गत व्यवस्था कर दी जाएगी। और ये जो केस हुआ था ये कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में डिसीजन आया। 2011 अरुणा सांगवान के केस में मना कर दिया गया था कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में कह दिया कि यदि एक कमेटी का गठन किया जाए, डॉक्टर का पैनल बनाया जाए और डॉक्टर का पैनल इस बात का रिकमेंडेशन दे दे कि हाँ ये कभी सही हो नहीं सकता, उस केस में उसको मर्सी किलिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में। आपको ध्यान होगा कि जैन समाज में एक प्रथा चलती है जिसको कहा जाता है संथारा या संलेखना प्रथा। संथारा या संलेखना प्रथा ये चलती है जैन समाज में, आपको ध्यान होगा। इसी के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्यागा, इसी के तहत महावीर स्वामी ने अपना जीवन त्यागा, इसी के तहत बाहुबली ने अपना जीवन त्यागा जो गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो इसका उल्लेख किया गया है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये भी तो मरने के समान है। व्यक्ति क्या होता है इसके अंतर्गत, अन्न जल त्याग देता है और अन्न जल त्यागने के बाद वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। तो अन्न जल त्यागना भी मृत्यु का वर्ण करना ही तो हुआ। और अरुणा सांगवान के केस से क्लियर है कि व्यक्ति को मरने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं है, उससे पहले भी यही व्यवस्था थी। तो संलेखना या संथारा प्रथा गलत है। इस बात पर कोर्ट में बात हुई और कोर्ट ने कहा कि क्या ये सब व्यवस्थाएं आपके धर्म के मूल में है? अगर धर्म के मूल में है तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे हम लोगों ने निरायुध सम्मेलन करने की बात की अनुच्छेद 19 में, तो जो सिख लोग हैं वो कटार लेकर जाते हैं, तो मैंने कहा वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत माना जाता है, ना कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जाता है। वही प्रथा यहाँ पर है। ठीक है, तो आदमी अगर बहुत ही ऐसी असाध्य रोग हो गया उससे वो सही नहीं हो सकता, उस केस में ही एक पैनल के गठन के माध्यम से ये व्यवस्था की जाएगी। अगर उसका जीवन लेने की आवश्यकता है तो जीवन लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला है? व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्ण करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं बेचारा दर्द में परेशान है और आप उसको जीवन जी रहे हो, नहीं, उसकी व्यवस्था की जा सकती है कि अगर वो ऐसी स्थिति में आ चुका है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में मर्सी किलिंग दी जा सकती है। ठीक है, एक मामला बहुत आया था, आप लोगों को मालूम है, आईपीसी की धारा 377, ये समलैंगिक जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो LGBT होता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और कुछ असाधारण प्रकार का जो बीमारी होती है। तो नवतेज कौर बनाम भारत संघ 2018 का मसला हुआ था। नवतेज कौर बनाम वर्सेस भारत संघ
2018 के मसले में LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और टी का ट्राइवल का आता है, जो चेंज होता रहता है, जिसके मनोवृत्ति है ना, जो सामान्य नहीं होता, असामान्य प्रकृति का होता है सेक्स के मामले में। तो उसके केस में कहा गया कि इनके भी इन रिलेशंस को, भाई लोग कहते हैं कि इससे समाज दूषित हो रहा है, LGBT से, लेस्बियन की वजह से, गे की वजह से, और अगर ये लोग कमरे के अंदर किसी प्रकार का अपने संबंधों को बनाते हैं तो उससे समाज का तो कोई दूषित हो नहीं रहा, इसलिए 377 आर्टिकल 377 को पूर्णतः समाप्त नहीं करा गया। ठीक है, तो उसके तहत इनको मान्यता प्रदान की गई है कि ये इनके रिलेशंस को भी संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाती है नवतेज कौर बनाम भारत संघ के मामले में, और उसको भी अनुच्छेद 21 के तहत ही माना गया है। ठीक है, इसके अलावा व्यभिचार के मामले में आईपीसी की धारा 497 को समाप्त कर दिया। आईपीसी की धारा 497 क्या थी, और मामला था ये जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, लिख लीजिएगा, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का मामला था। भारत संघ, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का मसला है ये। इसके तहत आईपीसी की धारा 497 को समाप्त कर दिया गया। आईपीसी की धारा 497 को पूरी तरह समाप्त कर दिया। व्यभिचार से संबंधित था, इसमें हर चीज़ का मतलब, व्यभिचार को इस तरह समझिए आप लोग, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, इसको बिगाड़ देता हूँ। इस तरह समझिए कि मान लीजिए X एक पुरुष है और Y एक महिला है। इस Y महिला का एक अन्य Z पुरुष के साथ किसी प्रकार का संबंध है। Z पुरुष के साथ किसी प्रकार का संबंध है Y महिला का, और यह अन्य पुरुष है। अगर यह बात इस पुरुष को मानी जाती है तो ये क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है इस महिला के खिलाफ कि यह महिला व्यभिचार कर रही है, यह महिला व्यभिचार कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर यह पुरुष इस पुरुष को यह अनुमति देता है कि वह मेरी पत्नी के साथ या इस महिला के साथ संबंध बना सकता है, तो वो व्यभिचार के अंतर्गत नहीं आता। बात समझ रहे हैं? तो यह कहा जाता है कि इस महिला को उपभोग की वस्तु माना गया है। इसके अलावा जेड पुरुष की जो वाइफ होगी, जो महिला होगी, उसके अधिकारों का क्या, वो कंप्लेंट नहीं कर सकती अपने पुरुष के खिलाफ। कंप्लेंट वो पुरुष करेगा जिसकी महिला अन्य पुरुष के साथ लगी हुई है। तो ये आर्टिकल 497 था, और इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया कि ये जो व्यवस्था है ये पूर्णतः गलत है। तो जोसेफ साइन के केस में आर्टिकल 497 आईपीसी की धारा है ये 497 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मॉब लिंचिंग में भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना। अगर मॉब लिंचिंग के माध्यम से किसी की हत्या कर दी जाती है तो वो भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सिर्फ इतनी बात लिखी हुई थी, लेकिन यह अनौपचारिक रूप से संविधान में संशोधन किया गया है कोर्ट के द्वारा विभिन्न बातों को। इसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का को जोड़ा गया। वो भी देख लेते हैं हम लोग। 21 का को जोड़ा गया, लिख लीजिएगा अनुच्छेद 21 का के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा, इसको 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये पहले नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था, अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को देना राज्य का एक उस व्यक्ति का अधिकार होगा वो राज्य से ले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अनुच्छेद 21 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 21 में बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है, लेकिन उसका बहुत बड़ा भावार्थ है, बहुत बड़ा एरिया है। लगभग 60-70 ऐसे मसले हैं जिसमें इसके अंतर्गत बात की गई है। ठीक है, साइना बानो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो महिला है जिसको तलाक दिया गया है, उसके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, उसके भी मौलिक अधिकारों का हनन है, वो भी प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत आता है। इसलिए 14 हर चीज़ का मूल है, बाद के अनुच्छेद उसका कहीं ना कहीं पालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनुच्छेद 21 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। कल फिर हम लोग अनुच्छेद 22 और आगे के अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए आएंगे। आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस। धन्यवाद।